नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बहुलकों का आणविक द्रव्यमान। बहुलक मतलब बड़े अणु, छोटे अणुओं का या साधारण अणुओं का आणविक द्रव्यमान या अणुभार जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, वो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, उसके बारे में आप जानते हैं। लेकिन जो बहुलकों का आणविक द्रव्यमान है उसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। देखिए, बहुलक अणु में बहुत सारे एकलक अणु होते हैं, तो बहुलक अणु में उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या बहुलीकरण की कोटि कहलाती है। ये परिभाषा आपको याद करनी है। यहाँ पर ये एक नई परिभाषा आपके सामने आई है, बहुलीकरण की कोटि। बहुलीकरण की कोटि का मतलब है एक बहुलक में कितने एकलक उपस्थित हैं, उसे बहुलीकरण की कोटि कहते हैं। और इसी से बहुलक के आकार का निर्धारण भी होता है। बहुलक सैंपल में उपस्थित विभिन्न बहुलक अणुओं की बहुलीकरण की कोटि अर्थात बहुलक श्रृंखला की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। अब बहुलक सैंपल का मतलब देखिए, अब कुछ भी हम बहुलक ले लें, जैसे कि ये पेन है, ये प्लास्टिक है, बहुलक ही है ये, तो इसको हम एक सैंपल मान सकते हैं, एक बहुलक का सैंपल। कोई इरेज़र है आपका छोटा, उसमें भी काफ़ी सारे बहुलक हैं, बहुलक सैंपल मान सकते हैं उसको। अब मान लीजिए ये प्लास्टिक का पेन है, तो ये एक बहुलक से तो बना नहीं है, इसमें बहुत सारे बहुलक अणु हैं जिन्होंने मिल करके इस पेन को बनाया। अब प्रत्येक बहुलक अणु की बहुलीकरण की कोटि अलग अलग है, मतलब इस पेन के अंदर उपस्थित प्रत्येक बहुलक के अंदर उपस्थित एकलक अणुओं की संख्या अलग अलग हो सकती है, समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो यही बात आपको बताइए, बहुलक सैंपल में उपस्थित विभिन्न बहुलक अणुओं की बहुलीकरण की कोटि या बहुलक की श्रृंखला की लंबाई है वो भिन्न भिन्न होती है। अर्थात बहुलक सैंपल में उपस्थित विभिन्न बहुलक अणुओं का आणविक द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। अब आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है? वो एकलकों की संख्या के आधार पर निर्भर करता है। जब प्रत्येक बहुलक में एकलकों की संख्या अलग अलग है तो उनका आणविक द्रव्यमान भी अलग अलग होता है। परिणाम स्वरूप किसी भी बहुलक का अणुभार निश्चित नहीं होता। हम मान लीजिए किसी एक बहुलक की बात करते हैं, पॉलीथीन की ही बात कर लें, तो पॉलीथीन है वो एथीन अणुओं से मिलकर बना है, CH2 इनसे मिलकर के बना है। CH2 से मिलकर के बना हुआ है। अब अगर इसको हम ये समझें कि एक बहुलक अणु में विभिन्न एकलक जो पाए जाते हैं उनकी संख्या अलग अलग होगी, तो बहुलक का अणुभार भी अलग अलग होगा। या हम ये कहें कि किसी भी बहुलक का अणुभार फिक्स नहीं होता, क्योंकि हम ये तो निर्धारित कर ही नहीं सकते कि कितने एकलक जुड़ करके बहुलक के अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए बहुलक के अणुभार को कभी भी फिक्स नहीं शो किया जाता। जैसे हम कह देते हैं कि जल का अणुभार कितना होता है, जल का अणुभार होता है 18, फिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार कितना होता है 44, फिक्स है। लेकिन हम किसी भी बहुलक के अणुभार को फिक्स नहीं मान सकते, क्योंकि उसमें जो बहुलीकरण की कोटि है अलग अलग अणुओं की अलग अलग होती है। इस वजह से हम बहुलक के अणुभार को औसत अणुभार के रूप में व्यक्त करते हैं। औसत अणुभार दो प्रकार से रहेगा। पहला है संख्या औसत अणुभार और दूसरा है भार औसत अणुभार। जो संख्या औसत अणुभार है उसको हम M, कैपिटल M, उसके पाम में स्मॉल n और ऊपर ये छोटी सी लाइन हाइफन या बार बोल सकते हैं, ये लगा करके शो करते हैं संख्या औसत अणुभार। संख्या औसत अणुभार को कैसे प्राप्त किया जाता है इसको देखते हैं। संख्या औसत अणुभार को प्राप्त करने के लिए बहुलक सैंपल में उपस्थित सभी अणुओं के कुल भार को अणुओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है, तो प्राप्त होता है संख्या औसत अणुभार।
अब इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इसे। मान लीजिए एक बहुलक है जिसके सैंपल में N1 अणु ऐसे हैं जिनका अणुभार है M1। N1 अणु ऐसे हैं, संख्या है N1, जिनका अणुभार है M1, और N2 अणु ऐसे हैं जिनका अणुभार है M2। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ाते चले जाएं तो Ni, इन्फिनिटी से मतलब होता है इसका, अणुओं का अणुभार Mi होगा। तो N1 अणुओं का अणुभार M1, N2 का अणुभार M2 और Ni का अणुभार होता है Mi। अब इसको आप समझ लीजिए कि अगर N1 अणुओं का अणुभार M1 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है N1 अणुओं में प्रत्येक का अणुभार M1, N2 अणुओं में प्रत्येक का अणुभार M2। तो यहाँ पर M1 भार वाले जो अणु हैं उनका कुल भार कितना हो जाएगा? हम यहाँ लिखते हैं अणुओं का कुल भार। तो M1 वाले हैं N1, तो टोटल भार हो जाएगा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस Ni Mi। अब अणुओं की कुल संख्या कितने हैं? N1 प्लस, यहाँ पर हम इनके बीच में डैश डैश लगा देते हैं, देखिए N2 प्लस Ni, यहाँ पर भी हम डैश डैश कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कितनी भी संख्या तक इसको बढ़ाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक। और सूत्र क्या कहता है? परिभाषा के अनुसार Mn बराबर अणुओं का कुल भार। देखिए दोबारा देखते हैं परिभाषा, बहुलक सैंपल में उपस्थित सभी अणुओं के कुल भार को, तो ये कुल भार हो गया अणुओं की संख्या से भाग देने पर। तो अणुओं का कुल भार ऊपर लिखते हैं N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस Ni Mi अपॉन N1 प्लस N2 प्लस Ni। ये अणुओं का कुल भार हुआ और ये हुआ अणुओं की कुल संख्या। अब यहाँ पर हम एक कॉमन टर्म यूज कर सकते हैं। जब हम बहुत सारे राशियों का योग करते हैं तो हम एक सिंबल यूज करते हैं जिसे कहा जाता है सिग्मा। तो हम इसे ऐसे भी शो कर सकते हैं Mn इक्वल टू सिग्मा Ni Mi। इसमें इन सभी का योग आ गया अपॉन सिग्मा Ni। तो ये हुआ संख्या औसत अणुभार का सूत्र। ये इसका डिटेल सूत्र हो गया, ये इसका कॉमन सूत्र हो गया। और अब देखेंगे कि संख्या औसत अणुभार को कैसे ज्ञात किया जाता है। संख्या औसत अणुभार को विभिन्न अणु संख्या गुणधर्म वाली विधियों, अणु संख्या गुणधर्म वाली विधियां वो होती हैं जिनमें अणुओं की संख्या को ध्यान में रखा जाता है, जैसे परासरण दाब मापन आदि से ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपको इसमें याद क्या रखना है? संख्या औसत अणुभार की परिभाषा कि इसको कैसे ज्ञात किया जाता है और इसका सूत्र, इन दोनों को ध्यान रखना है। ये संख्या है और ये प्रत्येक का अणुभार है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट है भार औसत अणुभार।
भार औसत अणुभार ये अणुओं के भार पर आधारित रहेगा, संख्या का इसमें मतलब नहीं है इतना। बहुलक सैंपल में उपस्थित विभिन्न भार वाले अणुओं के समूह की कुल सहंति को दोबारा उनके अणुभार से गुना किया जाता है और सभी के गुणनफल को जोड़ने पर प्राप्त योगफल को अणुओं की कुल सहंति से भाग देने पर प्राप्त होगा भार औसत अणुभार। अब यहाँ पर इनको फिर से ज्ञात करते हैं। ये पीछे वाला सिस्टम ही रहेगा जो पीछे वाले पेज पर था। दोबारा इसको लिखने की कोशिश करते हैं। N1 अणुओं का अणुभार, मतलब N1 अणुओं में प्रत्येक का अणुभार ये होगा M1, और इसका कुल भार क्या हो जाएगा? कुल भार ये हो जाएगा N1 M1। और अगर हम कुल भार को फिर से अणुभार से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा N1 M1 स्क्वायर। ऊपर हमने क्या लिखा है? बहुलक सैंपल में उपस्थित विभिन्न भार वाले अणुओं के समूह की, अब M1 भार वाले अणुओं का समूह है N1 की कुल सहंति, मतलब N1 को M1 से गुना करेंगे तो कुल सहंति आ गई, उनके अणुभार से, मतलब M1 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल। तो यहाँ पर N1 M1 को फिर से अणुभार M1 से गुना कर दिया तो ये प्राप्त हुआ N1 M1 स्क्वायर। अब इसी तरह से अगर N2 अणुओं का अणुभार लें वो होगा M2, इसका कुल भार आ जाएगा N2 M2, और उसको अगर अणुभार से गुना करते हैं तो N2 M2 का स्क्वायर। और लास्ट में हम Ni की बात करते हैं। अगर Ni अणुओं का अणुभार है तो वो होगा Mi, और गुणा करने पर आएगा Ni Mi, और इसको पुनः अणुभार से गुणा करने पर प्राप्त होगा Ni Mi स्क्वायर। तो ये तो हुआ विभिन्न भार वाले अणुओं की जो समूह है उसकी कुल सहंति, और फिर उसको अणुभार से गुणा कर दिया। अब आगे क्या कह रही है परिभाषा? सभी गुणनफल को जोड़ने पर प्राप्त योगफल। तो इनको हम जोड़ते हैं, इनको आपस में जोड़ेंगे। ये आ जाएगा, इसको हम शो करते हैं MW बार इक्वल टू, इन सभी को जोड़ना है N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस डैश डैश Ni Mi स्क्वायर। ये टोटल भार आ गया। इसको अब देखिए परिभाषा में किससे भाग देना है? सभी अणुओं की कुल सहती से, मतलब इससे भाग दिया जाएगा बटा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस Ni Mi। और अगर हम इसको सिग्मा के रूप में शो करना चाहें तो ये क्या रहेगा? सिग्मा Ni Mi स्क्वायर अपॉन सिग्मा Ni Mi। तो ये आपका सूत्र हो गया भार औसत अणुभार का सूत्र। अगर भार औसत अणुभार निकालना है तो हमें इसका प्रयोग करना है। देखिए ये कॉमन सूत्र है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। जितने भी प्रकार के अणु दिए होते हैं उन तक हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं। एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें आप इस बात को आराम से समझ पाएंगे। तो संख्या औसत अणुभार, और जिसका सूत्र था
N1 N2 M2 बटा N1 प्लस N2। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए इन दोनों सूत्रों की तुलना करते हैं। इसी सूत्र को मैं दोबारा पीछे लिखती हूँ तो हम दोनों की तुलना कर पाएंगे। सिग्मा Ni, अगर हम इसको लिखना चाहें Ni Mi बटा Ni, तो क्या अंतर है दोनों में? इसमें अणुओं की संख्या और अणुभार को गुणा किया गया है और इसमें अणुओं की संख्या को अणुभार के स्क्वायर से गुणा किया गया है। इसमें खाली अणुओं की संख्या है नीचे और जिसमें अणुओं की संख्या के साथ अणुभार फिर से है। या हम और इसको समझना चाहें खोलकर, तो इस सूत्र में अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ Mi और Mi का गुणा कर दिया जाए तो हमें ये वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा। देखिए इसको गुणा करके सिग्मा Ni Mi स्क्वायर बटा सिग्मा Ni Mi। तो ये हमने समझने के लिए किया है, आप इसको एग्ज़ाम में नहीं करेंगे, सूत्र लिखते समय नहीं करेंगे, सिर्फ इसलिए किया है मैंने इसको, इसीलिए पेंसिल से लिखा है कि हम इनकी तुलना कर सकें और समझ सकें कि इन दोनों सूत्रों में क्या डिफरेंस है। अब भार औसत अणुभार को किन विधियों के द्वारा ज्ञात किया जाता है वो देखना है। भार औसत अणुभार को प्रकाश प्रकीर्णन, अवसादन या द्रुत अपकेंद्रण विधि से ज्ञात किया जा सकता है। प्रकाश प्रकीर्णन प्रकाश को फैलाने की विधि है। द्रुत अपकेंद्रण में भारी चीज़ों को नीचे बैठा करके फिर इसको ज्ञात किया जाता है। संख्या का इसमें कोई रोल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है बहुपरिक्षेपण घातांक, जिसको PDI से शो किया जाता है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI। उससे पहले आपको दो परिभाषाएं समझनी है, एकल परिक्षेपी और बहुपरिक्षेपी। एकल परिक्षेपी जिन रासायनिक पदार्थों में सभी अणुओं का आणविक भार समान होता है, जैसे कि प्राकृतिक बहुलक प्रोटीन, जो प्रकृति में प्रोटीन पाया जाता है जिससे आपका शरीर बना है, वो हमेशा प्रत्येक अणु का आणविक भार समान होगा, इसलिए हम उन्हें कहते हैं एकल परिक्षेपी। इसके अलावा जो सामान्य रसायन हमने पीछे जल का उदाहरण लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण लिया, ये सभी एकल परिक्षेपी हैं जिनका आणविक भार समान रहेगा प्रत्येक अणु का। बहुपरिक्षेपी जिन पदार्थों में अणुओं के भार भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे सामान्य बहुलक, संश्लेषित बहुलक जितने भी होते हैं, वो सभी बहुपरिक्षेपी होते हैं। अब बहुपरिक्षेपण घातांक PDI जो हम पढ़ने चले थे, बहुपरिक्षेपण घातांक होता है भार औसत अणुभार मतलब MW और संख्या औसत अणुभार मतलब MN का जो अनुपात होता है, तो PDI बराबर MW अपॉन MN। जो प्राकृतिक बहुलक हैं जैसे कि प्रोटीन, उनमें PDI होगा 1। तो PDI ही बताता है कि कोई बहुलक एकल परिक्षेपी है या बहुपरिक्षेपी है। तो प्रोटीन है जो प्राकृतिक बहुलक है, उसका PDI 1 होता है, अर्थात उसमें भार औसत अणुभार और संख्या औसत अणुभार बराबर होते हैं। जबकि संश्लेषित बहुलक, इसका PDI 1 से ज़्यादा होता है, अर्थात इसका भार औसत अणुभार संख्या औसत अणुभार से अधिक होता है। इस पर आपके पीछे प्रश्न भी आए कि प्रोटीन का PDI 1 होने से क्या अभिप्राय है, तो वो आपको उसमें लिखना होता है। अब देखिए, इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल है, आपकी बुक में दे रखा है 15.5.2 न्यूमेरिकल है ये, जिसमें प्रश्न है कि किसी सैंपल में, कोई बहुलक सैंपल है जिसमें 20 अणु तो ऐसे हैं जिनका अणुभार 20,000 है यूनिट, और 40 अणुओं का अणुभार 30,000 है, और 20 अणु ऐसे हैं जिनका अणुभार है 40,000। तो आपको संख्या औसत अणुभार और भार औसत अणुभार दोनों ज्ञात करने हैं। उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये एग्ज़ाम में आते हैं इस प्रकार के न्यूमेरिकल, तो इस एग्जाम्पल को आप बड़े आराम से ढंग से समझेंगे। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हेल्पिंग बुक्स अवेलेबल हैं तो उनमें जो न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं उनसे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो जो संख्या औसत अणुभार है MN,
उसको कैसे परिकलन करेंगे उसका। संख्या औसत अणुभार का सूत्र पीछे हमने ये सूत्र किए हैं। संख्या औसत अणुभार का सूत्र होता है Mn इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास, तो हम N1, N2 और N3 3 जगह पर लेंगे। तो इसका सूत्र क्या रहेगा, N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3, क्योंकि 3 प्रकार के अणु, बटा N1 प्लस N2 प्लस N3। इसको हम मान सकते हैं N1, ये है N2, ये है N3, ये है M1, M2 और M3। अब सूत्र में हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। N1 की जगह पर हम लिखेंगे 20 गुणा M1 की जगह पर लिखेंगे 20,000। इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस अपनी जगह पर आ जाएगा। N2 40 गुणा 30,000, ब्रैकेट में बंद करेंगे, प्लस 20 गुणा 40,000, इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, बटा में संख्याओं को आपस में जोड़ना है, 20 प्लस 40 प्लस 20। इनको अगर हम हल करते हैं, देखिए इनको आपस में गुणा करें, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 0 आ जाएंगी, 5 0 आ जाएंगी इसमें, प्लस 4 को 3 से गुणा किया 12, प्लस 8 बटा 80। अब अगर हम इन सब को आपस में जोड़ देते हैं, ये आता है 24 बटा 80। इसको हल करते हैं, 24 में 8 का भाग देंगे तो 3 आएगा, और 4 0 पीछे बची रहेंगी। तो Mn का मान हुआ 30,000। ये है इस बहुलक सैंपल का में उपस्थित बहुलक का संख्या औसत अणुभार। अब हमें आगे ज्ञात करना है इसका भार औसत अणुभार। भार औसत अणुभार ज्ञात करने के लिए देखें, भार औसत अणुभार का सूत्र क्या रहता है। भार औसत अणुभार का सूत्र होता है, इसको हम शो करते हैं MW से। इसका सूत्र है N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर बटा N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3। अब इसको हम वैसे तो अगर हल करना है तो इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, N1 की वैल्यू रखेंगे, M1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर N1 की वैल्यू थी 20 गुणा M1 का स्क्वायर, मतलब 20,000 का स्क्वायर। इसको पूरे को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, प्लस N2 की वैल्यू रखेंगे 40 प्लस मल्टीप्लाई 30,000 का स्क्वायर प्लस 20 गुणा 40,000 का स्क्वायर बटा N1 M1, ये जो पिछले न्यूमेरिकल में भी
सॉरी इसी न्यूमेरिकल के पीछे वाले पार्ट में हमने किया था, 20 गुणा 20,000 प्लस 40 गुणा 30,000 प्लस 20 गुणा 40,000। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। जब इसको हल करते हैं तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे। 20 गुणा स्क्वायर में क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, और 0 जितनी है वो जस्ट डबल हो जाती है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो का मतलब 10 की पावर 4, और अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 8। अभी इसको ब्रैकेट में बंद ही रखेंगे। 4 तिया 12, 120, 40 को 30 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 120। नहीं तो अभी हम इसको पूरा नहीं खोलते, सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे पीछे लिखा था, एक ही पैटर्न में चलते हैं। 40 गुणा स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, और पावर कितनी आ जाएगी, गुणा 10 की पावर 8, प्लस 20 अपनी जगह पर ऐसे कैसे रहेगा, गुणा 16 गुणा 10 की पावर 8। ये बच्चे मोस्टली इस तरह की कैलकुलेशन में कमज़ोर रहते हैं, इसलिए मैं इस कैलकुलेशन को पूरा आपको करके दिखा रही हूँ। अब अगर हम इनको हल करेंगे तो ये पिछले भाग में भी हमने हल किया था, 2 दूनी 4 गुणा 10 की पावर 5 प्लस 4 तिया 12 गुणा 10 की पावर 5 प्लस 8 गुणा 10 की पावर 5। अब इसको और हल करेंगे आगे। बीस को 4 से गुणा करेंगे 80, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 गुणा 10 की पावर 9। 20 चौका 80 होता है, 80 का हमने 8 ले लिया, इस जीरो को इस पावर के अंदर डाल दिया, प्लस 36 गुणा 10 की पावर 9 प्लस 32 गुणा 10 की पावर 9। बड़ी कैलकुलेशन है, देखकर आपको घबराना नहीं है, स्टेप वाइज चलना है। 4 गुणा 10 की पावर 5, इनको ब्रैकेट में रख दें, गलती कम होगी, प्लस 12 गुणा 10 की पावर 5 प्लस 8 गुणा 10 की पावर 5। इनको जोड़ दें, जोड़ते समय क्या होगा, सिर्फ इनको जोड़ना है, पावर एज इट इज़ इसके साथ आ जाएगी। अगर 8, 36 और 32 इनको हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 76। 76 गुणा 10 की पावर 9 बटा 4, 12 और 8 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 24 गुणा 10 की पावर 5, या हम लिख सकते हैं 76 बटा 24 गुणा, घातांक को हल करना आप जानते हैं। घातांक को हल करते समय हम कैसे हल करते हैं, 10 की पावर 9 और ये पावर ऊपर जा कर के माइनस हो जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 76 बटा 24 गुणा 10 की पावर 4। 76 के साथ 4 जीरो लगा देंगे और इसको 24 का भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 31667। ये आ जाएगा भार औसत अणुभार। तो आंसर क्या रहेगा, एक बात ध्यान रखें, किसी भी न्यूमेरिकल के लास्ट में आंसर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके फिर लिखा करें। तो आंसर में संख्या औसत अणुभार बराबर आ जाएगा 30,000 और भार औसत अणुभार बराबर 31,667। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं, इसमें आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस तरह का एक न्यूमेरिकल परीक्षा में आने की संभावना रहती है, तो आप उसको अच्छे से हल कर पाएंगे और अपने नंबर सिक्योर कर पाएंगे। इसके आगे का भाग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।